नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्टर में आज की कहानी बेंगलोर शहर से है। बेंगलोर की सबसे हैरान करने वाली मर्डर मिस्ट्री। एयरपोर्ट पर मिली थी लाश। वो लड़की मॉडल थी। कैसे 13 दिनों में सुलझी वो मिस्ट्री। ना कोई पहचान, ना कोई सुराग। बेहद उलझी हुई एक अजीब मर्डर मिस्ट्री जिसकी पहचान करने में ही पुलिस को 13 दिन लग गए। इन 13 दिनों में 20 पुलिस अफसरों की कई टीमों ने जांच की। 15,000 से ज्यादा लोगों से पड़ताल हुई। 14,000 जीन्स, 12,000 टाइटन घड़ियों में सुराग की तलाश हुई। तब जाकर सुराग के नाम पर मिली थी तो एक अधूरी जानकारी। फिर अचानक नाराजगी में एक पुलिस अफसर ने फोन पर किसी से बात की। अब उस बात से ही पुलिस को वो सुराग मिल गया जो इन 13 दिनों में 24 घंटों की लगातार जांच के बाद शायद नहीं मिला था। उस छोटी सी लीड की मदद से उसी पुलिस टीम ने महज 5 घंटे के भीतर ही पूरे केस का खुलासा कर दिया। अब कातिल भी सामने था और कत्ल का मकसद भी। बेंगलुरु पुलिस की अनोखी तफ्तीश जानने के लिए बनी रही है स्टोरी ब्लास्टर में। आज क्राइम की कहानी बेंगलोर की एक मर्डर मिस्ट्री है। साल 2019 में 31 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे एक किसान पुनीराजू बेंगलोर में केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वाली सड़क पर टहल रहे थे। उस सड़क पर टहलते हुए अचानक वो चौंक जाते हैं क्योंकि सड़क पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। चेहरा भी कुचला हुआ था, चारों तरफ खून बिखरा था, पास में ईंट भी पड़ी थी। उन्होंने इसकी सूचना बेंगलुरु पुलिस को दी। कुछ देर बाद बेंगलुरु पुलिस थाने की टीम पहुंची। जांच शुरू होती है। उस समय इस थाने के इंस्पेक्टर थे बी राममूर्ति। नाइट में देर रात तक पेट्रोलिंग करने के बाद वो सो रहे थे। सोते हुए 1 घंटे ही हुए थे। थाने से फोन आया। बताया गया कि एक ब्लाइंड मर्डर केस है। एयरपोर्ट के पास लड़की की लाश मिली है। केस हाई प्रोफाइल हो सकता है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर की अधूरी नींद पूरी तरह खुल जाती है और वो तुरंत स्पॉट पर पहुंचते हैं। उस क्राइम स्पॉट की जांच की गई तो पता चला कि लड़की के सिर पर किसी ईंट से कई बार मारा गया था। शरीर पर कई बार चाकू भी मारा गया था। अब ये बेहद अजीब था कि चाकू भी मारा, ईंट से भी हमले किए थे। घटनास्थल पर कोई सामान नहीं मिला, न लड़की का पर्स, न कोई बैग। फोरेंसिक जांच की गई तब पता चला कि वहां से एक कार निकली थी जिसके टायर के निशान मिले थे, लेकिन वो किसी गाड़ी के थे ये पता नहीं चल पाया। दूर दराज के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए, लेकिन उसकी तस्वीर इतनी धुंधली थी कि कार का नंबर पता नहीं चल सका। इस तरह पुलिस अब पूरी तरह से खाली हाथ थी। कातिल और कत्ल में मोटिव का पता करना तो दूर, अभी तक लड़की की पहचान तक नहीं हो पाई थी। ऐसे में उसकी पहचान करने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था। उस लड़की के बदन पर मौजूद कपड़े और शरीर पर कोई निशान। लड़की देखने से अच्छे परिवार की लग रही थी। उसने जीन्स टी शर्ट और टाइटन की घड़ी पहनी थी। जीन्स और टी शर्ट दोनों महंगे ब्रांड वाली थी। अब यहाँ जांच टीम का सबसे पहला टारगेट था कि किसी तरह से उसकी पहचान करना। इसलिए अब पुलिस के सामने कुछ ही ऑप्शन थे। पहला, लड़की की ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट और उसकी टाइटन की घड़ी को कहाँ से खरीदा गया है और किसने खरीदा उसका पता चल जाए। दूसरा, पास में ही एयरपोर्ट था, इसलिए ये पता चल जाए कि पिछले 1-2 दिन में कोई ऐसी महिला यात्री जिसकी टिकट बुक तो थी लेकिन उसकी फ्लाइट मिस हो गई हो। तीसरा, आसपास के सभी थानों में पिछले कुछ दिनों से 35-36 साल की उम्र वाली लड़की के लापता होने की सूचना। जिस गाड़ी के टायर का निशान मिला था उसके बारे में शहर में किसी सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिल जाए। 20 पुलिस वालों की टीम, 14,000 जीन्स, 1,000 टाटन की घड़ी, एस वाले टैटू में खोजना, यही एक क्लू था। इन तमाम एंगल पर जांच के लिए कुल 20 पुलिस वालों की टीम बनाई गई। सभी टीम की अलग अलग टास्क दिया गया। एक दिन एक टीम को ब्रांडेड जीन्स के बारे में पता लगाना था कि इसे अब तक इंडिया में कहाँ कहाँ बेचा गया और उसे किसने खरीदा। एक टीम टाइटन की घड़ी का पता लगाने में जुटी। इसकी जांच के दौरान पता चला कि जिस ब्रांड की जीन्स उस लड़की ने पहनी थी वैसी 14,000 जीन्स पूरे देश में बेची गई। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक में इनकी बिक्री हुई थी। अब पुलिस ने यह पता लगाया कि जिस साइज की जीन्स लड़की ने पहनी थी वो कितनी बिकी। तब
पता चला कि साइज़ की 800 जीन्स बेची गई हैं। इस तरह अब 800 जीन्स खरीदने वाले सभी लोगों के नाम और नंबर का पता लगाना था। चूँकि ब्रांडेड जीन्स थी तो उसे शोरूम से खरीदने वालों की डिटेल मिल गई। अब इन सभी नंबरों को लेकर पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उन्हें लड़की की फ़ोटो भेज दी, लेकिन काफ़ी सारे नंबर बंद थे। हालांकि काफ़ी मेहनत के बाद भी उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस की एक और टीम टाइटन की घड़ी के खरीदार की तलाश में लगी। उस मॉडल की घड़ी का पता लगाया तो कुल 14,000 घड़ियां बेची जाने की जानकारी हुई। पुलिस ने सभी के नंबर मांगकर उन्हें भी व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे। उधर अन्य टीमें सीसीटीवी फुटेज और कार की तलाश में थी। इस दौरान उस एरिया के एक स्विफ्ट कार जाते हुए मिली, लेकिन उसका नंबर प्लेट साफ नहीं दिख पाया था। इससे कार का नंबर नहीं मिल सका। कुल मिलाकर इतनी मेहनत का नतीजा 0 ही रहा, यानी कोई सुराग नहीं मिला। ये देखकर पुलिस की टीम मॉर्चरी में रखी डेड बॉडी के पास फिर से भेजी गई, क्योंकि जब कोई लावारिस लाश होती है तो कम से कम 2 दिन तक तो बॉडी रखी जाती है और फिर पोस्टमार्टम करते हैं ताकि पहचानने में दिक्कत ना आए। अभी 2 दिन हुए थे तो लेडी पुलिस ने उसके पूरे शरीर पर किसी टैटू की तलाश की। इत्तेफाक से पुलिस को उस लड़की के बदन पर एक जगह एस लिखा दिखा। इससे पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि हो सकता है उसका नाम एस से शुरू होता हो। फिर अगर वो शादीशुदा हो तो उसके पति का फिर किसी खास दोस्त का नाम भी हो सकता है। इसलिए पुलिस ने तुरंत जीन्स और टाइटन घड़ियों में से जितने नंबर शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनमें से एस से शुरू होने वाले नंबरों का पता लगाया। तब टाइटन घड़ी खरीदने वाले लोगों की संख्या 115 पहुंच गई। यानी पुलिस को उम्मीद थी कि अब इन्हीं 115 लोगों में से किसी एक ने घड़ी खरीदी होगी। पुलिस ने फिर से उन 115 लोगों से संपर्क किया, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। जीन्स वाले में भी कोई जानकारी नहीं मिली। उधर एयरपोर्ट पर पिछले 2 से 3 दिनों में ऐसा एक भी यात्री नहीं आया था जिसकी फ्लाइट मिस हुई हो। यानी पुलिस ने जितने भी एंगल से जांच शुरू की थी, किसी से भी उस लड़की की पहचान करने में सुराग नहीं मिला। इस तरह पुलिस की जांच के कुल 6 दिन निकल गए, लेकिन मरने वाली लड़की कौन थी अभी तक इसका पता नहीं चल पाया था। फिर कातिल और कत्ल का मोटिव का पता लगाना भी अभी दूर की बात है। अब इस मामले में एक नया टर्न आया। अब एक लावारिस लाश की जांच करते हुए 7वां दिन आ गया था। पुलिस की टीमें दिन रात जुटी थीं, लेकिन हर कोशिश के बाद नतीजा 0 हो रहा था। तभी एक कांस्टेबल को अहम जानकारी मिली। उसने खास इन्फॉर्मर ने बताया कि एक महिला की हत्या करके एयरपोर्ट के आसपास फेंका गया है। उस महिला का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति है। अब ये जानकारी मिलते ही पुलिस को उम्मीद की किरण मिल गई। तुरंत पुलिस की टीम उस एंगल पर जांच करने पहुंची। ये भी पता चला कि वो मारने वाला पति नॉर्थ इंडिया की तरफ का है। चूंकि लड़की भी हुलिये से नॉर्थ इंडियन लग रही थी, इसलिए पुलिस की उम्मीद और बढ़ गई। पुलिस उसकी तलाश में तुरंत उसके घर तक पहुंची। वो शख्स मिल गया। वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला था। उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि उसने नीला सांद्रा में पत्नी की हत्या की और एयरपोर्ट के पास कहीं पर लाश फेंक दी थी। पुलिस तुरंत लाश तक लेकर चलने के लिए बोली। पुलिस उसे लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगी। पुलिस उसके अनुसार एयरपोर्ट पर जाने लगी। तब वो उस जगह पर नहीं गया जहां उस लड़की की लाश मिली थी, बल्कि उससे काफ़ी दूर एक सुनसान जगह की तरफ ले गया। फिर उसने बताया कि यहीं कहीं उसने डेड बॉडी फेंकी थी, लेकिन वहाँ लाश नहीं मिली। इस पर पुलिस ने पता लगाया। तब जानकारी हुई कि 1 हफ्ते पहले वाकई वहाँ एक महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने उस थाने में संपर्क किया तो कन्फर्म हो गया। इस तरह पुलिस भले ही उस लड़की के कातिल की तलाश में थी, लेकिन उसी के दूसरे कत्ल का खुलासा हो गया। पर पुलिस की यह मेहनत फिर से उसी 0 पर लाके खड़ा कर दिया। अब पुलिस फिर से खाली हाथ थी। अब पुलिस की टीमें लगातार काम करते काफ़ी थक चुकी थी। चिड़चिड़ापन आ रहा था। इतनी मेहनत के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पिछले 1 हफ्ते की जांच के दौरान इंस्पेक्टर रामा मूर्ति के पास कोलकाता के एक पुलिस अफसर का बार बार फोन आ रहा था, लेकिन वो राममूर्ति बेहद उलझे थे, इसलिए वो कॉल रिसीव भी नहीं कर पा रहे थे। अब 10 दिन बीत गए थे। तभी फिर उस कोलकाता पुलिस का फोन आया। असल में 1 महीने पहले की बेंगलुरु इंस्पेक्टर राममूर्ति की टीम ने गोल्ड चुराने वाले एक शातिर चोर कार्तिक को कोलकाता से अरेस्ट किया था। इसने बेंगलुरु में दर्जनों चोरियों को अंजाम दिया था।
पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसके पास से 50 लाख का सोना भी मिला। अब कलकत्ता पुलिस को शक था कि अपने लोकल शहर में हुई चोरियों में भी कार्तिक का हाथ तो नहीं है, इसलिए वो बेंगलुरु पुलिस से बात कर कार्तिक को रिमांड पर लेना चाहती थी। इसलिए कोलकाता पुलिस का वो अफसर बार बार फ़ोन कर रहा था। उस दिन भी कोलकाता न्यू टाउन थाने की पुलिस ने राममूर्ति को फ़ोन किया, तब उन्होंने फ़ोन रिसीव कर लिया। पिछली कॉल रिसीव नहीं करने की वजह बताने लगे। वो कहने लगी कि एक लड़की की लाश मिली है, देखने में वो नॉर्थ इंडिया की है। हम लोग 15,000 से ज़्यादा लोगों की जांच कर चुके हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिल रही है। इस पर उस पुलिस वाले ने कहा कि 1 मिनट रुकिए, मेरे यहाँ भी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। उसने बताया कि उसकी पत्नी बेंगलुरु गई थी और लापता हो गई है। उस व्यक्ति का नाम सुदीप डे है और उसकी लापता हुई पत्नी का नाम पूजा डे है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर राममूर्ति ने सोचा कि इसे भी चेक कर लेते हैं, इसलिए उस लड़की की लाश वाली फ़ोटो कोलकाता पुलिस को भेज दी। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ चल रहा था, उसी समय उनकी एक जांच टीम ने पुलिस से दिल्ली के अली नामक शख्स से संपर्क किया। उसने बताया कि जिस घड़ी का आप लोग बात कर रहे हैं उसे मैंने दिल्ली में खरीदा था, उसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था। पुलिस ने उस लड़की का नाम पूछा तो पता चला कि उसका नाम पूजा डे है। ये सुनते ही पुलिस को फिर से एक उम्मीद दिखने लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले कोलकाता पुलिस ने यह कन्फर्म किया था सुदीप डे की जो पत्नी लापता हुई है उसका नाम पूजा डे है। और अब दिल्ली के अली ने फ़ोन पर बताया कि उसने ये घड़ी जिसे दी थी उसका नाम भी पूजा डे है। लेकिन पुलिस को असमंजस थी कि अगर वो पूजा डे है तो फिर सुदीप डे की पत्नी कौन है, अगर वो सुदीप की पत्नी है तो फिर अली की गर्लफ्रेंड कौन है। खैर ये बात साफ थी कि जो घड़ी लड़की ने पहनी थी उसे अली ने ही खरीदा था। लिहाजा पुलिस अब उस लड़की को पूजा डे मानकर जांच करने लगी। इसी बीच पुलिस ने कोलकाता और दिल्ली दोनों जगहों पर लड़की की फ़ोटो भेजी। यहाँ पर किस्मत ने भी पुलिस का साथ दिया और दोनों ने कन्फर्म किया कि वो मरने वाली लड़की पूजा डे ही थी। लिहाजा पुलिस की टीम अब कोलकाता और दिल्ली में अली की पड़ताल में जुट गई, क्योंकि आशंका यही लग रही थी कि कहीं कलकत्ता में रहने वाले सुदीप को अपनी पत्नी के अफेयर का पता तो नहीं चल गया। हो सकता है कि उसका मर्डर किया हो या फिर किसी से कराया हो। इसके बाद खुद कोलकाता में उसकी मिसिंग रिपोर्ट की। और दूसरा एंगल ये था कि कहीं अली को पूजा ने धोखे में रखकर दोस्ती की हो, जिसके बाद अली नाराज होकर उसका कत्ल करा दिया हो। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अगर अली ही मर्डर करता तो खुद ही पुलिस से संपर्क क्यों करता। इस तरह पुलिस अली पर संदेह तो कर रही थी, क्योंकि जांच में किसी को 100% ना शक कर सकते हैं और ना ही पूरी तरह से उसे इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए पुलिस ने भले ही अली को शक के दायरे में कम ही माना और सुदीप को ज़्यादा, लेकिन दोनों की पड़ताल शुरू हुई। अब बेंगलुरु में जो 20 पुलिस वाले थे उनमें कुल 3 टीमें बनाई गई। सबसे छोटी टीम अली वाले एंगल पर जांच में जुटी। बाकी 2 बड़ी टीम में से एक टीम कोलकाता में रहने वाले सुदीप पर पड़ताल करने पहुंची, जबकि एक और टीम को पूजा डे का फ़ोन नंबर मंगाकर उसकी डिटेल निकालकर जांच करने का जिम्मा सौंपा गया। सुदीप डे ने पुलिस को जांच में बताया कि दोनों ने 7 साल पहले ही शादी की थी, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। अभी उसकी उम्र 32 साल की है। वो मॉडलिंग करती थी, इसके साथ ही इवेंट मैनेजमेंट भी करती थी। वो दिल्ली और बेंगलुरु आती जाती रहती थी। सुदीप को पूजा के बेंगलुरु जाने की जानकारी थी, लेकिन जब उसका फ़ोन बंद मिला तो उसने एक दिन बाद मिसिंग की शिकायत कोलकाता पुलिस में की थी। हालांकि एफआईआर नहीं हुई थी। पुलिस को ये भी पता चला था कि पति पत्नी में काफ़ी अनबन रहती थी, इसलिए पुलिस उस पर शक करते हुए जांच कर रही थी। उधर दिल्ली में अली के बारे में पता चला कि वो पूजा के शादीशुदा होने के बारे में जानता था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए उसने टाइटन घड़ी गिफ्ट की थी। लेकिन अचानक उसका फ़ोन बंद होने से वो भी परेशान था। जब उस तक घड़ी खरीदने वाले का ढूंढते हुए पुलिस ने पूछा था तो शुरू में ही वो कुछ परेशान था, फिर खुद ही बताया था। खैर पुलिस की जांच करते हुए अब 13वां दिन हो चुका था।
पुलिस ने पूजा डे की फैमिली और अली समेत सभी को बेंगलोर बुला लिया। इस बीच पुलिस ने पूजा डे के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल की पड़ताल की तो उसमें काफ़ी अहम जानकारियाँ मिली। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि मर्डर से एक दिन पहले ही फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंची थी। उसने एयरपोर्ट से उबर कैब बुक किया। इसके बाद बेंगलुरु के सिंह सदरा में बने सहारा पेवेलियन होटल में पहुंची। उसी होटल में वो रुकी थी। होटल में आने के बाद भी कैब बुक करके कुछ लोगों से मीटिंग करने के लिए गई थी। अब पुलिस उस होटल में पहुंची जहां पूजा डे रुकी थी। होटल में सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। इस बात की पुष्टि हो गई कि ये पूजा थी जिसकी हत्या हुई है। अब पूजा की सारी डिटेल होटल से ली गई, कब एंट्री की, कब आई, कब गई। तब होटल के रिसेप्शन ने बताया कि रात 3:50 पर वो होटल से अपना चेकआउट किया। उस समय एक कैब ड्राइवर लेने आया था। ये वही ड्राइवर था जो दिन में भी पूजा को अपनी कैब से लेकर कहीं गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस रात में पूजा ने होटल से चेकआउट किया था। उस समय ऑनलाइन कैब की बुकिंग नहीं थी, इसलिए पुलिस को ये समझ आ गया कि कैब ड्राइवर ने ही इसकी साजिश रची होगी और बिना बुकिंग के डायरेक्ट पैसे लेकर उन्हें छोड़ने के लिए हामी भर दी होगी। अब पुलिस को होटल के भीतर और बाहर वाले सीसीटीवी फुटेज से उस ड्राइवर का चेहरा भी मिल गया और गाड़ी का नंबर भी मिल गया। फिर क्या था, पुलिस ने जांच के 13वें दिन महज 5 घंटे में कैब ड्राइवर के घर तक पहुंच गए। घर पर ही कैब ड्राइवर मिल गया था। उसका नाम नागेश HM था। उम्र करीब 22 साल थी। वो हेगना हल्ली क्रॉस का रहने वाला था। उस कैब ड्राइवर नागेश से पूछताछ हुई तो उसने लूटपाट के लिए पूजा का मर्डर करने की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि बेंगलुरु आने के बाद वहीं पूजा को कैब से होटल तक लेकर जाता था। इसके बाद उसने पूजा से जान पहचान कर ली। इसके पीछे वजह थी कि पूजा के पास एक ट्रॉली बैग और वैनिटी बैग था। लड़की के पहनावे और बातचीत से लग रहा था कि वो अमीर घर से है। दूसरी बड़ी बात यह थी कि वो अकेली ही बेंगलोर आई थी। चूँकि नागेश के भाई ने 2 कारें खरीदी थी, दूसरी कार की EMI भरने में उसे दिक्कत आ रही थी। असल में उसने 2 EMI बाउंस हो गई थी, इसलिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। लिहाजा उसने पहले ही पूजा से बातचीत करने के दौरान ही सोच लिया था कि अब वो उससे लूटपाट कर लेगा और ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराऊंगा तो पुलिस उसे कभी ट्रेस भी नहीं कर पाएगी। इसलिए जब देर रात में होटल से निकला तो उसने बुकिंग करने के लिए मना कर दिया। सीधे 1200 रुपये में उन्हें उनके बताए हुए स्थान पर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। यही वजह थी कि घटना वाली रात पूजा ने कैब की बुकिंग नहीं की थी। कैब ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि रात में जब वो कैब से लेकर पूजा को जा रहा था उसे नींद आ रही थी। चूँकि रात में 4 बज रहे थे तो पूजा कैब वाले पर भरोसा करते हुए कार में ही सोने लगी थी। उसी दौरान एयरपोर्ट वाले सुनसान रास्ते पर जाते समय नागेश ने कैब रोक दिया और लूटपाट करने लगा था। पूजा ने विरोध किया तो लोहे की रॉड से पहले मारा, फिर चाकू से हमला किया। इस दौरान नागेश ने पूजा से रेप का भी प्रयास किया था, लेकिन पूजा आखिरी दम तक उसका विरोध करती रही। इस तरह नागेश भी काफ़ी चोटिल हुआ था, लेकिन उसने चाकू से 3-4 बार हमला किया। फिर रास्ते में मिली ईंट से पूजा के सिर पर हमला किया, जिससे पूजा की मौत हो गई। इसके बाद कैब ड्राइवर नागेश ने पूजा के दोनों बैग, मोबाइल फ़ोन, सभी ATM कार्ड व सामान लूट लिए। इसे लेकर वह अपने घर आ गया। पूजा से लूटे हुए बैग और पर्स को वो अपनी बहन को गिफ्ट करने की तैयारी में था। उसने पूजा के डिजिटल वॉलेट से 14,000 रुपये की ट्रांसफ़र भी कर दिए थे। इस मर्डर को उसने सुबह 5 बजे से कुछ देर पहले ही अंजाम दिया था और फिर फरार हो गया था। 23 अगस्त 2019 को नागेश की गिरफ्तारी हुई थी। उसने इस सनसनीखेज हत्या के बाद चिक्काबलपुरा जेल में भेजा गया। उसे कभी जमानत भी नहीं मिली। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि 15 मार्च 2021 को इस केस में चार्जशीट दाखिल हुई थी, लेकिन सितंबर 2021 में ही जेल में फूड पॉइजनिंग के कारण नागेश की मौत हो गई। नागेश की मौत ठीक उस समय हुई जब उसके खिलाफ कोर्ट में सजा के ट्रायल शुरू होने वाला था, लेकिन उसकी मौत हो जाने से पुलिस ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस तरह 31 जुलाई सन 2019 की तड़के
पूजा की हत्या हुई और उसका कातिल कैब ड्राइवर नागेश करीब 2 साल तक जेल में रहा, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। गिरफ्तारी के 2 साल बाद सितंबर 2021 में उसकी जेल में ही मौत हो गई। इस तरह बेंगलुरु पुलिस की मेहनत ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को आखिरकार सॉल्व कर लिया। ये थी पूजा डे की कहानी, किस तरीके से उसका मर्डर हुआ। थैंक यू दोस्तों।